रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर आपको दिखाते हैं यूक्रेन के खरसोन से, जहां पर बाजार में रूस की बमबारी जारी है। युद्ध का 27वां दिन रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन का एक और अहम शहर खरसोन, जहां पर रूसी सेना पर लूट का आरोप लग रहा है। खरसोन की हालत देखिए और हालत देखकर खुद समझिए कि यहां पर सुपरमार्केट में रूसी सैनिकों ने किस तरह से लूट मचाई। ये तस्वीरें जारी कर यूक्रेन की तरफ से बताने की कोशिश की गई है कि खरसोन में रूसी सेना न सिर्फ बमबारी कर रही है बल्कि वहां के सुपरमार्केट को लूट लिया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं सुपरमार्केट की हालत। यही वो सुपरमार्केट है जहां पर लूट का आरोप लगाया जा रहा है। तमाम शेल्फ खाली पड़े हैं। सुपरमार्केट में सामान जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो बिखरा हुआ है, बाकी सारा सामान यहां से खाली हो चुका है। आरोप यह लग रहा है कि रूसी सेना ने इस सुपरमार्केट को लूट लिया है। युद्ध का 27वां दिन है। रूस की पैदल सेना अब काफी आगे तक बढ़ चुकी है यूक्रेन में, और जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ बमबारी और अटैक हो रही है बल्कि लूट भी हो रही है। सुपरमार्केट को किस तरह से लूटा है रूस के सैनिकों ने, ये तस्वीरें जारी कर यूक्रेन ने बताने की कोशिश की है। यह खरसोन की तस्वीरें हैं। खरसोन का एक सुपरमार्केट है जहां पर अब शेल्फ खाली नजर आते हैं, शीशे टूटे हुए नजर आते हैं, जो थोड़ा बहुत सामान बचा है वो बिखरा हुआ नजर आता है। और आरोप यूक्रेन की तरफ से ये लगाया गया है कि सुपरमार्केट को लूट लिया गया है और लूटने वाले हैं रूस के सैनिक, जो खरसोन के बाजारों तक पहुंच गए हैं। अटैक तो किए ही जा रहे हैं और जो सुपरमार्केट है उन्हें लूटा भी जा रहा है। और इसे समझा भी जा सकता है क्योंकि रूस की सेना अब इतनी आगे तक आ चुकी है यूक्रेन में कि लगातार उन्हें रूस से खाने पीने की सप्लाई नहीं मिल सकती है, क्योंकि अब वो यूक्रेन में काफी अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। और ऐसे में इन तमाम चीजों के लिए वो अब यूक्रेन के ही मार्केट्स पर, यूक्रेन के ही दुकानों पर निर्भर हैं। जहां उन्हें इस तरह का सामान नजर आता है वो उसे लूट लेते हैं अपनी बंदूक के दम पर, क्योंकि अब यूक्रेन के आम नागरिक उस स्थिति में नहीं है कि वो रूस के हथियारबंद सैनिकों का सामना कर पाए। और रूस पर यूक्रेन ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। क्या आरोप है अब आपको बताते हैं। क्रामाटोर्स्क में फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगाया जा रहा है। कीव पुलिस के उप प्रमुख ने रूस पर यह आरोप लगाया है। इससे पहले भी इसी तरह के हथियारों के इस्तेमाल, बमों के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, क्योंकि ये प्रतिबंधित हैं। और इन प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से अगर किया जा रहा है तो यूक्रेन ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रतिबंधित हैं उनका भी इस्तेमाल रूस अब यूक्रेन पर कर रहा है। यानी कि किसी भी तरह के नियमों को मानने से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने से रूस अब पीछे हट चुका है और रूस अब अपनी मनमर्जी के मुताबिक जैसे चाहे वैसे यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कीव पुलिस के उप प्रमुख जो कि रूस पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल अब यूक्रेन पर किया जा रहा है, जिसमें फास्फोरस बम भी शामिल है। सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं मॉस्को से। सुमित, जो तस्वीरें हम यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों की देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अब रूस की सेना जो है वो बहुत अंदर तक दाखिल हो चुकी है। सुपरमार्केट लूटना हो या लगातार अटैक करना हो, और ऐसे प्रतिबंधित हथियार जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें फास्फोरस बम भी। देखिए, अभी अगर मोटे तौर पर बात की जाए, क्योंकि लगातार मैं मॉस्को में मौजूद हूँ, यहाँ के कई ऑफिसर्स से, एम्बेसी के लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो अभी रूस एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है। स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण शहर है, प्रांत है, जिसको मैं आप खार्किव कह लीजिए, खारकोव कह लीजिए, आप इसके अलावा मैरिपोल कह लीजिए, सुमी कह लीजिए, इन सभी प्रांतों पर लगातार सबसे पहले कब्जा करना। उसके बाद जो कीव के बाहर कॉर्डन लगा दिए गए हैं, जहां पर रूस की सेनाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, उन स्थितियों को और ज़्यादा मजबूत करना और उसके बाद नेगोशिएशन की तरफ को जाना। लेकिन इसी बीच जो स्ट्राइक्स हैं, जो लगातार जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जो लगातार बॉम्बारमेंट की जा रही है, जो आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। रूस ने अपने, कह सकते हैं कि आप स्ट्रैटेजिक वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने जो एडवांस वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये इसलिए क्योंकि रूस जानता है कि ये आखिरी लैप है या फिर ये आखिरी असॉल्ट है जो रूस को अब यूक्रेन पर करना है, और उससे पहले यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों को भी ये मैसेज देना है कि देखिए, अगर रूस चाहेगा तो वो इन सभी, आप कह सकते हैं कि युद्ध में कभी भी जीत हासिल कर सकता है। लेकिन रूस एक स्ट्रैटेजी के तहत लगातार उन पर काम कर रहा है। बैक टू यू सुमित,
से अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले बताना बहुत जरूरी है कि रशिया से मॉस्को से रिपोर्ट करने वाले जो हैं सुमित, पहले रिपोर्टर हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और पूरी स्थिति को समझने के लिए आपने यूक्रेन के भीतर तो देखे हालात कैसे हैं, लेकिन रूस किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, सुमित से समझना बहुत जरूरी है। सुमित, जैसा कि आपने बताया वहां पर कई लोगों से आपकी बात हुई, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 26-27 दिन हो गए, रूस की स्ट्रेटेजी है क्या? क्योंकि पहले तो लग रहा था कि एक आध हफ्ते में शायद कीव पर कब्जा हो जाएगा, अब रूस आगे बढ़ कैसे रहा है? देखिए, जो इनिशियल प्लान रूस ने बनाया था वो था 10 दिनों का। 10 से 12 दिनों में रूस की सेना को लगातार कीव के अलावा सारे प्रोविंसेस के ऊपर, सारे स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर लेना था। लेकिन जब सरप्राइज एलिमेंट रूस के लिए ये आया कि जब जो सपोर्ट मिला खासतौर पे कीव में जेलेंस्की को लेकर या फिर यूक्रेन के अलग अलग पार्ट्स में लेकर, तब रूस ने अपनी स्ट्रैटेजीज में ये बदलाव किया, क्योंकि रूस को लग रहा था कि अगर उनकी आर्मी को गिरा देंगे तो आसानी से पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जो मास सपोर्ट मिला उसके बाद रूस को लगा कि देखिए, हमको इनको सरेंडर तब कराना पड़ेगा जब ये उनकी आर्मी खुद सरेंडर करे। और यही वजह है कि रूस ने उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए। 8 बड़े जनरल्स को अपने हटा दिया गया, नए जनरल्स को उसकी कमान दी गई और उसके पीछे स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले बाहर के प्रांतों को कैप्चर कर लिया जाए, कीव की सेना, यूक्रेन की सेना के जो रसद लाइन है उनको काट दिया जाए पूरी तरीके से। अभी भी देखिए, जो मैरिउपोल में लगातार लड़ाई चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि अगर मैरिउपोल में कर लिया तो जो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है ओडेसा, उसको कैप्चर कर लेगा रूस और उसके बाद अलग अलग इलाकों को कैप्चर करने के बाद उनकी रसद लाइन को पूरी तरीके से काट देगा और कीव में मौजूद यूक्रेन की सेना खुद ब खुद अपनी रसद ना पहुंचने, एम्युनिशन ना पहुंचने के बाद सरेंडर कर देगी। तो ये स्ट्रैटेजी है अभी रूस की। और देखिए, नेगोशिएशन भी तभी होगा जब यूक्रेन की सेना सरेंडर कर देगी, क्योंकि उस वक्त रूस अपनी बातों को, अपने नॉर्म्स को ज्यादा बेहतर तरीके से यूक्रेन से मनवा सकता है। अभी लगातार यूक्रेन भी एडमेंट है, यूक्रेन भी लगातार अपनी बातों को लेकर अड़ा हुआ है। लेकिन एक बार अगर कीव में सरेंडर हो गया और खुद यूक्रेन की सेना ने सरेंडर कर दिया तो फिर अपनी बातों को रूस को मनवाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस तरीके से पश्चिमी देशों की तरफ से एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से पुतिन को युद्ध अपराधी बताया जा रहा है, कहीं ये रूस को और भड़काने का काम तो नहीं कर रहा? क्योंकि दूसरी तरफ जेलेंस्की के बयान भी हम सुन रहे हैं, उन्होंने तो हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है, साफ कह दिया कि कोई सरेंडर होने नहीं जा रहा। देखिए, जेलेंस्की के बयान में 2 चीजें आप अगर नोटिस करें, पहला ये कि लगातार वो रूस के सामने ये तो कह रहे हैं कि देखिए, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हमारा हर नागरिक लड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो नाटो देशों को भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए, आपने हमारा साथ नहीं दिया, हम अकेले पड़ गए हैं, नाटो से हमारी उम्मीद नहीं है। दरअसल जेलेंस्की जो है दोनों तरफ ये एक ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं कि देखिए, अगर नाटो देशों को गाली देना या फिर उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करना ताकि रूस को ये लगे कि अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है और रूस के सामने ये दिखाना कि देखिए, हम लड़ रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि यूक्रेन के पास ऑप्शन बहुत सीमित होते जा रहे हैं। जैसे वक्त लंबा खींचेगा, जैसे ये युद्ध लंबा खींचेगा, वैसे वैसे ऑप्शंस का जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे यूक्रेन के पास, क्योंकि रसद नहीं पहुंचेगी, एम्युनिशन नहीं पहुंचेंगे और ऐसे में लड़ाई लड़ पाना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा यूक्रेन के लिए। लेकिन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस की तरफ लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं मॉस्को या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे इलाकों की अगर बात करें जहां पर मेरी बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, रूस इन सभी सैंक्शंस को 2008 में जॉर्जिया में, उसके बाद क्रीमिया 2014 के बाद लगातार झेलता आ रहा है। लेकिन इस बार के सैंक्शंस बहुत ज्यादा कड़े हैं, उनका असर दिख रहा है। मॉस्को में भी कई जगह हमने बड़े उनके जो चेन्स हैं वो देखा कि वो शट डाउन कर दिए गए, फूड चेन्स को शट डाउन कर दिया गया। लेकिन रूस उसको लेकर ऑल्टरनेटिव तलाश रहा है, उन पर काम भी कर रहा है। पिछले 3 दिनों पहले ही रूस ने करीबन 100 से ज्यादा अपने नॉर्म्स को, अपने नए कानूनों में बदलाव किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा देना, यानी जो फूड चेन, सप्लाई चेन जो है, जो बाहर से जो सामान भेजेंगी उनके ऊपर जो ड्यूटी फ्री कर देना। तो ये ऐसे नॉर्म्स को रूस ने स्टार्ट कर दिया। रूस ये भी कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने इन ऑल्टरनेटिव्स पर इंप्लीमेंट करना और उनकी जो बाहर से सप्लाई चेन्स हैं उनको स्टार्ट कर देना, ताकि रूस को ये दिक्कतों का सामना लंबे समय तक ना करना पड़े। बैक टू यू। 3 तरफ से यूक्रेन को घेर लिया गया है, चाहे पश्चिमी देश जितने भी समर्थन की बात कर लें, हथियार सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की सेना बहुत कमजोर होती जा रही है। यहां से बहुत दूर नहीं होगा कि यूक्रेन को अपने हथियार डालने ही पड़े। देखिए, यूक्रेन हथियार जिस हिसाब से अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध लंबा खींचेगा। रूस चाहता है कि युद्ध लंबा खींचे अब,
क्योंकि रूस ये भी जानता है कि यूक्रेन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचेंगे। देखिए जिस तरीके से बम्बारमेंट की जा रही है, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, जिस तरीके से लगातार आर्टिलरी और मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, माना जा रहा है 60-70% जो हाई राइज बिल्डिंग थी अलग अलग प्रोविंसेस में यूक्रेन में, वो तबाह हो चुकी हैं। और इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो यूक्रेन के पास अगले 10 से 15 साल में उठने के जो उनका रिवाइवल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपके इकोनॉमिक फ्रंट पर आप टूट जाएंगे, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा, जब आपकी सेना के पास एम्यूनेशन नहीं रहेगा, जब आपके पास जो आपकी फूड सप्लाई है वो बंद कर दी जाएंगी, तो फिर आपके पास सरेंडर करने के या फिर आप कह सकते हैं घुटनों पर बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और रूस लगातार इसी स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहा है कि देखिए जब पूरी तरीके से यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे तब रूस उसको टेक ओवर करे और फिर अपनी शर्तों पर आगे यूक्रेन को चलाए, जिसमें ना सिर्फ रूस की सेना वहां पर बनी रहेगी, उनके बड़े डिसीजंस को लेगी, बल्कि ये भी देखेगी आखिरकार कि किस तरीके से उनकी इकोनॉमी के जो बड़े डिसीजंस हैं वो भी रूस को लेने होंगे। बैक टू यू। एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि कितने हिस्से पर यूक्रेन के कब्जा हो चुका है, क्योंकि रोज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों पर जो है वो हमले हो रहे हैं, चाहे वो खार्किव हो, खरसोन हो, ओदेसा हो, कीव हो। क्या ये पार्शली अब रूस के कब्जे में है, पूरी तरह से रूस के कब्जे में है, स्थिति है क्या यूक्रेन की? देखिए अभी जो स्थिति है, क्योंकि अभी मैरियोपोल में मुझे बताया गया था कि अगले 24 घंटों के अंदर लगभग रूस का कब्जा हो जाएगा। हालांकि वहां पर भी अभी फाइट जारी है, ऑन ग्राउंड लगातार फाइटिंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन इसके अलावा खार्किव में बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रही है, सुमी शहर के अंदर, खार्कोव में, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो इन सभी एरियाज को कैप्चर करने का रूस का लगातार कोशिश है, क्योंकि इन एरियाज में अगर रूस ने अपनी बढ़त बना ली तो बाहर की तरफ से अगर आप कह सकते हैं ये सारे जो आउटर्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से फीस कर देगा और उसके बाद कीव की तरफ आगे रूस की सेना मूव करेगी। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मैरियोपोल, क्योंकि मैरियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ज्यादा जंग तेज हो चुकी है और माना यही जा रहा था कि अगले 24 घंटे के अंदर रूस की सेना वहां पर अपने आप को पूरी तरीके से उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेगी। मैरियोपोल इतना अहम क्यों है, और अगर उस पर रूस का कब्जा हो जाता है तो फिर कीव तक पहुंचना क्यों आसान होगा? देखिए मैंने आपको बताया कि मैरियोपोल एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो ओडिशा, उनका जो सबसे बड़ा पोर्ट है यूक्रेन का, आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सी शोर है वो उस इलाके का पड़ता है। और अगर वहां पर बन गए तो नेवल जो रशियन नेवल्स हैं उनके लिए वहां पर उस इलाकों में आ पाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब लैंड फोर्सेज उन एरियाज को कैप्चर कर लेंगी, सिक्योर कर लेंगी, उसके बाद जो नेवल जो नेवी है रशिया की वो वहां पर मूव कर पाएगी और फिर रूस की जो रसद है या फिर जो आप कह सकते हैं कि एम्यूनेशन है उनकी लाइनें एक अच्छे भले आप कह सकते हैं बड़ा रूट खुल जाएगा उनके लिए। और मैरियोपोल के बाद ही कीव पर आगे बढ़त की जाएगी, क्योंकि एक बार अगर स्ट्रांग होल्ड हो गया रूस का मैरियोपोल में या फिर इन इलाकों में तो फिर उसके बाद कीव पर आगे बढ़ पाना बहुत और आसान हो जाएगा। सुमित, एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि पुतिन का मकसद है क्या, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो अब साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो नेटो के मेंबर बनना नहीं चाहते, नेटो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां तक दुनिया का सवाल है, दुनिया यही समझती है कि पुतिन ये चाहते थे कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरह से नेटो की मेंबरशिप ना लें। अब तो ज़ेलेंस्की खुद ही कह रहे हैं कि वो नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते, तो फिर ये युद्ध रुकेगा कहां? देखिए युद्ध तब रुकेगा जब लगातार ना सिर्फ इन सभी एरियाज में कैप्चर बल्कि खुद जो नेगोशिएशन के अंदर जो बातें कही जा रही थी, यानी खुद यूक्रेन उन बातों को माने, इंप्लीमेंट करे और फिर रूस की सेना उस पर कब्जा करे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब 10 से 12 दिन के बाद ये देखा गया कि मोटे तौर पर वहां पर जो लोगों का आक्रोश निकला, लगातार लोगों का जो सपोर्ट मिला ज़ेलेंस्की, उसके बाद स्ट्रैटेजी में रूस ने बदलाव किया, क्योंकि रूस को लगता था कि अगर हमारी सेनाओं ने इन इलाकों में कब्जा कर भी लिया तो जो सिविल मूवमेंट्स हैं या फिर जो लगातार लोगों का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा अगर अग्रेसिव हो गया तो हमारी सेनाओं को बहुत दिक्कत होगी। आपको याद होगा कि रूस ने खासतौर पर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को बहुत बार कहा था कि अपनी सेना को कि देखिए सिविल कैजुअलिटीज ना हो, लगातार आप सिविलियंस को ना टारगेट करें, उन पर फायर ना करें, क्योंकि एक सेंटिमेंट जुड़ा है रूस और यूक्रेन के आपस में। लोगों का भी बहुत लंबे समय तक यूक्रेन रूस का ही पार्ट था, यहाँ के लोगों के अपने संबंध अभी भी हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जिनके अपने रिश्तेदार, अपने लोग बहुत पुराने वहाँ पे यूक्रेन में रहते हैं, आना जाना बहुत फ्री था। मेरे पीछे जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये है कीवस्काया स्टेशन, यानी ये वो स्टेशन है जहाँ से सीधे तौर पर ट्रेन जाती थी कीव के लिए।
तो आप देखें जो कम्युनिकेशंस हैं, जो लगातार जो इलाके हैं वो ऐसे हैं जो इनके बीच में जो संबंध को दर्शाते हैं, और यही वजह है कि रूस भी ये नहीं चाहता कि ये संबंध बिगड़े। जो दोनों देशों के लोगों के बीच में जो स्ट्रांग बॉन्ड था वो किसी भी तरीके से खराब हो। तो इन सारी चीजों को लेकर रूस बहुत स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है, और रूस ये जानता है कि देखिए वहां पर सिर्फ अपनी सेनाओं को बैठा देना, अपने लोगों को बैठा देना काफी नहीं होगा, बल्कि जो लोगों को वहां पर अपने लोगों को इन्वॉल्व करना अपने लोगों के साथ में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तभी हो पाएगा जब नेगोशिएशन के अंदर ये बात तय की जाएगी कि देखिए यूक्रेन इन सारी बातों को, शर्तों को मानता है और अब यूक्रेन सरेंडर भी करता है। उसी के बाद आगे की स्ट्रैटेजीज को डिसाइड किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रूस से, मॉस्को से रिपोर्ट करते हुए सुबह जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से रूस अपनी स्ट्रैटेजी को बना रहा है आगे के लिए, और यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.